ओके चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने, जरा क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या नाम से प्लेटफॉर्म टेस्ट एक प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। प्ले स्टोर पे जैसे ही आप जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म टेस्ट, ठीक है। प्लेटफॉर्म टेस्ट करके ये क्या है, एक ऐप्स है, एक एप्लीकेशन है। यहीं पर आपको सारे के सारे टेस्ट मिलते हैं। बताएं क्या होगा इसका आंसर। हाँ देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ इधर और इधर ऑप्शन दिया है। जरा क्वेश्चन पढ़िएगा। दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इनके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाए गए हैं। इन दोनों चित्रों के माध्यम से आप बताएं कि यह क्या सही है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोशिका विभाजन के क्या प्रकार हैं। इन दोनों में कौन से प्रकार हैं। दो प्रकार के कोशिका विभाजन है। पहला किस प्रकार का कोशिका विभाजन है और दूसरा जो है किस प्रकार का सेल डिवीजन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा विभाजन भी कब और कहाँ होता है। ये वाली जो आप डिवीजन देख रहे हैं बी वाला, ये कब होता है और कहाँ होता है। देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे ए में, पहले क्वेश्चन पे गौर करते हैं फिर हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक क्या है, सेल है, कोशिका है। और ये जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है ये क्या है, ये है आपका क्रोमोसोम। ये क्या है मेरे दोस्त, क्रोमोसोम है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस सेल में 4 क्रोमोसोम है। एक लाइट कलर का है, ऊपर भी लाइट कलर का, 2 आपके डार्क कलर के दिख रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम क्या है, ये आपके अलग अलग हो जाते हैं, टूट कर अलग अलग हो जाते हैं और ये 2 अलग अलग कोशिका में बढ़ जाते हैं। 4 इसमें है तो 4 2 अलग कोशिकाओं में, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ये प्रश्न देख के आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बने हैं, ठीक है। 2 डॉटर सेल बने हैं, यानी एक जनक कोशिका से 2 संतान कोशिका बनी है और दोनों में क्रोमोसोम समान है। तो ये क्या है, ये समसूत्री कोशिका विभाजन है। ये क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन है, यानी ये माइटोसिस सेल डिवीजन है। सेकंड जो आप देख रहे हैं इसमें कौन सा विभाजन दिख रहा है, बी वाले में। यहाँ पर पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल से पहले क्या हुआ, 2 अलग अलग कोशिका बना, लेकिन पेरेंट सेल से आधी आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है। बाकी आपको फिर अलग से 4 आपको डॉटर सेल दिखाई दे रहे हैं। मतलब सीधी सी बात अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पेरेंट सेल है, 1 पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बने हैं, ठीक है। 4 डॉटर सेल बने हैं, 1 पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बने हैं। तो सीधी सी बात आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मियोसिस सेल डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, विभाजन बी कब और कहाँ होता है। तो विभाजन बी जो है मेरे दोस्त, ये कब होता है, तो जब मानवों में संतान की उत्पत्ति होती है, बच्चे जन्म लेने वाली प्रक्रिया होती है, तो आपका मियोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस कब होता है, तो माइटोसिस जब किसी कोशिका का पुनर्जनन करना होता है या चोट लगती है तो कोशिका रीजनरेट होती है। वो किस प्रोसेस से होती है, समसूत्री से होती है। तो ये हो गया आपका समसूत्री और ये हो गया आपका अर्धसूत्री। मियोसिस का मतलब क्या हो गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो आंसर आप देखिएगा, वृद्धि के लिए शरीर का नहीं, ये आपका पहला सही नहीं है, अर्धसूत्री बिल्कुल नहीं। ए क्या है, समसूत्री विभाजन, बी क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, बी कब और कहाँ होता है। ये युग्मकों के निर्माण के लिए जनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जानते दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया है,
यहाँ पर एग्जाम में देख रहे हैं, इस प्रश्न में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन बन के निकलेंगे। इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन के निकलेंगे। ठीक है, नीरज कुमार गुड आफ्टरनून दोस्त। ठीक है, मनोज कुमार, कंचन कुमारी बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, देखिए यहां से आप अर्धसूत्री नहीं, ए जो है, ए आपका क्या है, समसूत्री है, और जो बी वाला है वो क्या है, आपका अर्धसूत्री है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा क्या दे रहा है क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो कथन आप देख रहे हैं, मानव अमाशय मतलब पेट की बात कर रहा है, स्टमक की बात कर रहा है, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। क्या ये सही है? आपका जो स्टमक होता है, पेट होता है, क्या वो नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है? नहीं, आपका जो पेट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन करता है। पहला ही गलत हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, ये सही है। ठीक है, आपके पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता, मतलब पहला गलत, दूसरा सही है। दोनों कथन सही है, केवल एक सही है। दोनों कथन सही है, ए सही की व्याख्या, केवल 2 सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए जरा हम लोग बात करते हैं स्टमक का। ये क्या है? ये मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन का स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है आपका स्टमक। ये क्या है? अमाशय, पेट जिसे आप बोलते हैं स्टमक। ठीक है, अमाशय में भोजन जो रहता है 3 से 4 घंटा रहता है। औसतन भोजन अमाशय में कितने घंटे रहता है? 3 से 4 घंटे रहता है। अमाशय के भीतर एक लेयर होता है, ये एक लेयर होता है, ये म्यूकस लेयर होता है। म्यूकस का स्तर पाया जाता है, क्योंकि आपके पेट में HCl पाई जाती है, स्टमक में HCl पाई जाती है। HCl तो प्रबल क्षार होता है जिसका pH मान आधा से 1.5 होता है। तो ये HCl से हमारा पेट जल क्यों नहीं जाता है? ऐसा तो दिमाग में आना चाहिए। तो हमारा पेट इसलिए नहीं जलता क्योंकि हमारे पेट के भीतर में एक म्यूकस का लेयर होता है जो कि आपको जलाने से बचाता है, आपके पेट को जलाने से बचाता है। अमाशय की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक एसिड जिसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसे ही हम लोग म्यूटेरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। HCl को हम लोग किस नाम से जानते हैं? म्यूटेरिक एसिड। इसे ही हम लोग जठर रस के नाम से जानते हैं, जठर रस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस यह भोजन को अम्लीय बनाता है। इसका pH मान कितना होता है? 0.5 से 1.5 तक होता है। बाकी आपके पेट में और क्या पाए जाते हैं? पेट में आपके 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा? एक आपका रेनिन एंजाइम पाया जाता है और एक आपका पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम जो है आपके फूड प्रोटीन को पचाता है। फूड में उपस्थित प्रोटीन को, जैसे आपका दाल हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम रेनिन एंजाइम करता है। पेप्सिन एंजाइम जो है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन होता है उसको पैराकैसिनेट में या केसिनोजेन में तोड़ देता है। या सीधी सी बात है कि हमारे पेट में किस चीज़ का डाइजेशन होता है? तो पेट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। क्लियर है? विशाल कुमार, पवन कुमार, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला बताएंगे, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? ठीक है, रिप्रोडक्शन सेल पाया जाता है, रिप्रोडक्शन सेल पाई जाती है। किसमें पाया? जरा बताएं इसका क्या होगा आंसर। पंखुड़ी और वर्तिका नहीं, बाह्यदल, पुंकेसर नॉट, परागकोश और बाह्यदल, बाह्यदल तो है ही नहीं, पुंकेसर और स्त्री केसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर, डी इज करेक्ट आंसर। फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन होता है, फूलों के रिप्रोडक्शन को
पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, फूलों में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, कोई कोई फूल एक लिंगी होता है, कोई कोई द्विलिंगी होता है, कोई कोई बहुलिंगी होता है। तो द्विलिंगी फूल जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं फ्लावर पार्ट के। ठीक है, तो फ्लावर पार्ट में मेल पार्ट क्या कहलाता है? मेल पार्ट जो होता है उसे हम लोग एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं। एंड्रोशियम यानी पुंकेसर। ठीक है, मेल पार्ट क्या क्या होता है? तो मेल पार्ट के अंतर्गत आते हैं आपका एंथर, परागकोश, पोलन ग्रेन्स, परागकण, और नेक्स्ट लिखेंगे फिलामेंट यानी तंतु। ठीक है, अगला लिखिएगा फूलों का फीमेल पार्ट। फूलों का फीमेल पार्ट, फूलों के फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनेशियम। गाइनी से बना है गाइनेशियम, इसे हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो लिखेंगे, पहला ही लिखिएगा आप, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, अगला लिखेंगे वर्तिका, स्टाइल, और अगला लिखेंगे अंडाशय, ओवरी, अंडप, ओवम। ठीक है, ये सब क्या है? फूलों के फीमेल पार्ट है। आप इसे लिखते चलें, ठीक है, लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। निम्न में से कौन सी युक्ति जो है प्रयुक्त की जाती है? तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, और इसका जो इकाई होता है वो द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है। लिखिएगा परमाणु तथा अणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं तथा अणुओं का द्रव्यमान, परमाणु तथा अणुओं का द्रव्यमान द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है। द्रव्यमान इकाई में मापा जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है कमानीदार तुला। कमानीदार तुला से क्या मापते हैं? तो वस्तु का भार मापते हैं। वस्तु का भार यानी वेट। ठीक है, सामान्य तुला से वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, मास और द्रव्यमान में बहुत अंतर होता है दोस्त, हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। मृत पोषी पोषण क्या होता है? ठीक है, मृत पोषी सेप्रोफाइटिक पोषण क्या होता है? देखिए, मृत पोषी पोषण वो होते हैं वैसे जीव जो सड़े गले को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, या वैसे जीव जो मर गए शवों को या सड़े गले हुए जो जीव होते हैं उन सबको खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक। तो वैसे जीव जो अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतोपपोषी पोषण कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइट। ये होता क्या है? कौन कौन से जीव होते हैं? वायरस, फंगस, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? ये सब के सब मृतोपजीवी हैं।
जबकि यहां से आपको एक पूछेगा अलगी, अलगी बोले तो शैवाल। शैवाल क्या है? ये स्वपोषी है, स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक हो जाएगा। शिवम पटेल, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो गलत है उसको छाट के हटा दीजिए। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाला, अच्छा लाला कहाँ से आ गया? ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है भाई। अस्थि मज्जा बोन मैरो क्या करता है? रेड बोन मैरो में ही आपका क्या होता है? आरबीसी बन के तैयार होता है। ठीक है मैम, आज आपका तबीयत ठीक है ना? हाँ दोस्त, आज एकदम चंगे हैं, आपको दिख रहा होगा, एनर्जी से भरपूर है ना। नेक्स्ट, मानव की रीढ़ की हड्डी में 8 कशेरुकी होते हैं, क्या ये सही है? 8 नहीं, सॉरी 28 लिखा है यहाँ पे। तो रीढ़ की हड्डी में बैकबोन में कितनी कशेरुकी होती हैं? तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, 26 कशेरुकी होती हैं। यही आपका गलत है, जो कि आंसर होगा गलत वाला बी। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, यह भी सही है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, यह भी सही है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो आपने देखा है मानव की रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में 26 कशेरुकी पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 26। बच्चों में इसकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, बच्चों में जो है इसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ हड्डियों के बारे में। खोपड़ी की हड्डी, खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसी 29 हड्डी में 8 जो है क्रेनियम की हड्डी, मस्तिष्क की हड्डी होती है। ठीक है, 8 जो है क्रेनियम की हड्डी है, 14 जो है चेहरे की हड्डी है, इसमें से 6 जो है कान की हड्डी है, और 1 हो जाएगा आपका स्कल की हड्डी। इसको पूरा जोड़ लीजिए, देखिए आपका 29 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, ओके चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। मोल की संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो भाई वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड, आंसर बी। ठीक है, ऑस्टवाल्ड वैज्ञानिक ने मोल की संकल्पना दिया था। नंबर ऑफ मोल्स आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोल क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल लिखेंगे स्मॉल m बटा में कैपिटल M, या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल। दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान या बटा में परमाणु या अणु भार, परमाणु भार या अणु भार, परमाणु या अणु भार, यही है आपका नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और एक एवोगैड्रो नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था एवोगैड्रो संख्या, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगैड्रो संख्या। इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक एवोगैड्रो नंबर में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मोल या परमाणु या आयन। इस नंबर को आप जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या के बारे में। टेस्ट कितने बजे से होता है? राजन कुमार, ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पूछ ले, अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग टाइमिंग है। ठीक है, नेक्स्ट, रात्रि चर स्तनियों की आंखें किस वर्णक के कारण चमकती है? भैया आपकी भी आंख चमकती है, चमकती है ना आंख? हाँ, चमकती है कि नहीं, जरा बताना तो। ये बोलते उसकी आंखों में गजब का चमक है, गजब का तेजस्वी, उसकी आंखों ने हमें दीवाना बना लिया।
ऐसे ही कहते हैं ना आप सभी। खैर छोड़िए, ये तो हो गई हंसी वाली बात। रात में कभी आप घूम रहे हैं, लाइट कटी है, ठीक है, रास्ते में टहल रहे हैं और आपके सामने से एक बिल्ली गुजर रही है और सडनली से आपके मोबाइल की लाइट उस बिल्ली की आंख पर पड़ी और वो चमचमा गई उसकी आंखें और आपको लगा कि पक्का यहाँ कोई ना कोई भूतनी है और कोई ना कोई चुड़ैल है, ठीक है। आपको तो अच्छा लगा कि भागो भूत आया। या फिर गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सांप, इस सब की आंखें चमकती हैं, रात्रि चर, इन्हें हम लोग बोलते हैं रात्रि चर जीव। तो इनकी आंखें जो चमकती है वो किस कारण से चमकती है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो रात्रि चर जो स्तनधारी होते हैं उनकी आंखों के चमकने का कारण होता है गुआनिक। ये एक प्रकार का क्या होता है, वर्णक होता है। गुआनिक केमिकल रसायन बोल दे या पदार्थ बोल दे, ये होता है आपका गाय में, भैंस में, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि कर दीजिए, इन सभी की आंखें इस कारण चमकती हैं। लिखिएगा सांप की आंखें क्यों चमकती है। सांप की आंखें चमकने का कारण, ठीक है, एक आपका पदार्थ होता है उसका नाम है टेपिटम ल्यूसीडियम। टेपिटम ल्यूसीडियम। मनुष्य की आंखें क्यों चमकती है, हाँ, मनुष्य की आंखें क्यों चमकती है। मनुष्य की आंखें रोडोप्सिन के कारण चमकती है। लिखेंगे मनुष्य की आंखें, मनुष्य की आंखों का चमकना रात्रि में, ठीक है, दिन में नहीं, रोडोप्सिन। ये सब लिखे, बड़े अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको बहुत लोग रोडोप्सिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रोडोप्सिन। सभी लोग मजे ले रहे हैं ना, एंजॉय से पढ़ो आराम से, ठीक है, सभी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आंसर क्या हो गया आपका बी। जो रेटिनॉल दिख रहा है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रेटिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन का गति का तीसरा नियम किस स्थितियों पर लागू होता है। न्यूटन के गति का 3 नियम होता है, ठीक है। आज का क्वेश्चन हार्ड है, अरे हम हैं तो क्या गम है, इतना क्यों लोड लेते हो दोस्त, ठीक है। जीवन में कभी नहीं लोड लेने का, ठीक है, आराम आराम से काम करने का, सारी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। तो जरा बताएं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। भाई न्यूटन ने अपने गति का 3 नियम दिया। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, ठीक है। और न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में यह तीनों नियम दिया था। पहला नियम था आपका कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है। और गैलीलियो का नियम के नाम से जानते हैं, गैलीलियो का नियम, ठीक है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम डायरेक्ट सीधे सीधे लिख दो, F बराबर है m में, और थर्ड लिख दो आप एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। तो आपका क्वेश्चन यहीं से है, क्रिया प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम यह कहता है, ठीक है। ओजिल जावेद, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आप ही बताइए कि अगर आप किसी को थप्पड़ मार दें तो भाई उसके बराबर प्रतिक्रिया तो होगी, तो फिर आपको लात घुसा खाने मिलेगा, हो सकता है बराबर नहीं ज्यादा भी मिल जाए, ठीक है। तो भाई प्रतिक्रिया ज्यादा भी मिल सकती है, तो ये हर जगह लागू नहीं होती है। हम लोग न्यूटन के गति का नियम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगी कि कुछ उदाहरण आप सुनेंगे। पहला,
कि अगर आप किनारे पर, नदी के किनारे पर नाव से उतरते हैं, तो जिस गति से आप उतरते हैं, जिस बल से उतरते हैं नाव, वो क्या हो जाती है, पीछे की ओर सरक जाती है। अगर कभी नहीं किया एक्सपेरिमेंट तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ठीक है। दूसरी क्या होती है कि जैसे आप बंदूक से गोली दागते हैं, जिस वेग से, जिस मजबूती से आप गोली दागते हैं, उसी गति से आपकी बंदूक पीछे की ओर हटती है। इसीलिए आर्मी वाले को, सैनिकों को बंदूक को, राइफल को हमेशा कंधे के नीचे रख के, मतलब कंधे पे रख के गोली चलाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें संवेग संरक्षण भी काम करता है और न्यूटन की गति का तृतीय नियम भी काम करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अच्छा तो आंसर कहाँ गया इसमें? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ही सही होगा, ठीक है। ए क्या है, सही है। बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम पर काम करता है, ठीक है। एक दो आप भी डाल दीजिए आंसर, ठीक है। आप भी एक दो को उदाहरण बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? भैया गति, मोशन होगा तो गति बढ़ेगा, तो गति के साथ कौन बढ़ेगा? तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। आंसर ए ऑप्शन। तो यहां से हम लोग बात करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। हम लोग पहले बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा, या हम लोग बात करते हैं ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की, ऊर्जा दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होता है आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यहां से फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछता क्या क्या है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv²। इस पे न्यूमेरिकल बड़े पूछे जाते हैं, आपके सेट में भी होगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो mgh। इसमें ऊंचाई भी शामिल होता है। ये दोनों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी क्या होता है? ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है, जरा बताएं रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मेरे दोस्त ये फैटी एसिड का ऑक्सीडाइजेशन होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। फैटी एसिड बनता किससे? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो है ये फैट से बनता है, ठीक है। फैट आपका छोटे अणु में टूट जाता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बनता है। फैट जो होता है इसको फैटी एसिड में तोड़ता कौन है? तो बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस जो होता है ये फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। यहाँ पे आप ग्लिसरॉल भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा ऐसा जीव है जो बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? बताएं जरा, कौन सा ऐसा जीव है जो बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ये बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। प्लाज्मोडियम जो है ये आपका यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर जीव होता है, यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। और ये किस फाइलम का जीव है?
प्रोटोजोआ फाइलम का जीव है। ठीक है, प्रोटोजोआ फाइलम का जीव है। अब हम लोग बात करेंगे स्पायरोगाइरा, ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है और ये जो है थैलोफाइटा का जीव है। थैलोफाइटा का जीव है। इसका शरीर जो होता है जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, मतलब इसका जो शरीर होता है थैलस के आकार का होता है, शुकाय होता है, मतलब जड़ तना पत्ती फूल फल नहीं होते हैं। ठीक है, प्लेनेरिया जो आप देख रहे हैं ये किस संघ का जीव है? तो प्लेनेरिया मेरे दोस्त ये प्लेटी हेलमिन्थीस का जीव है। प्लेटी हेलमिन्थीस संघ, या यूं बोल दे प्लेटी हेलमिन्थीस फाइलम का जीव है। प्लेटी हेलमिन्थीस को हम लोग गोल कृमि के नाम से जानते हैं, राउंड वॉर्म गोल कृमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो आपको दिख रहा है ऑप्शन में हाइड्रा किस संघ का जीव है? तो हाइड्रा जो है सिलिंट्रेटा संघ का जीव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसका है? सिलिंट्रेटा संघ का जीव है। सिलिंट्रेटा संघ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? निरेडिया संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस संघ के अंतर्गत जो जीव है, जैसे हाइड्रा आता है, हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब किस किस के अंतर्गत आते हैं? ये सभी जो है आपके निरेडिया संघ के अंतर्गत आते हैं। इनकी खास विशेषता ये होती है कि ये अपना भोजन करने के लिए या निवाला पकड़ने के लिए इनके मुंह के पास में एक मूछ के जैसा या रस्सीनुमा, पकड़ने के लिए रस्सीनुमा अंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके मुंह के पास एक एंटीना लगा होता है। ठीक है, एंटीना बोले तो रस्सीनुमा रहता है, इससे ये अपना भोजन पकड़ते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि कार्बन चतुसंयोजन होने के कारण और उसके सहसंयोजन बंधन बनाने के कारण कार्बन क्या दर्शाता है? अपरूपता दर्शाता है, एकल सहसंयोजक बंध दर्शाता है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बंधन। तो ये आपका श्रृंखला बंधन सीरीज दर्शाता है। ठीक है, कार्बन क्या दर्शाता है? सीरीज दर्शाता है। आइए हम लोग कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन जो है एक सार्वभौमिक तत्व के रूप में माना जाता है। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या कितनी होती है? 5 लाख होती है। कार्बन के यौगिकों की संख्या 5 लाख। सोच रहे कितने यौगिक होते हैं? 5 लाख यौगिक होते हैं। कार्बन के अपरूप कितने हैं? कार्बन के 3 अपरूप है। मुख्य रूप से कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा जो है प्रकृति में विद्यमान सबसे कठोरतम तत्व है, सबसे कठोर तत्व है। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का और हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। सुचालक गुड कंडक्टर होता है।
ठीक है, गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पहले के जमाने में जो विद्युत वाली प्रेस आती थी ना, अभी भी जो प्रेस आती है उसमें प्रेस में यूज होता है ग्रेफाइट का, पेंसिल की लीड बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। गलत कथन का चुनाव कीजिए, बताइए 36 का क्या होगा आंसर? नीरज कुमार, अक्षय कुमार, विशाल कुमार, सभी लोग बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? 36 कौन सा गलत है? सोडियम की पहली आयनीकरण क्षमता मैग्नीशियम की पहली आयनीकरण क्षमता से कम है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैग्नीशियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है, ये गलत है। यही होगा आंसर आपका। आगे भी जरा चेक करते चलना। एल्यूमिनियम की पहली आयनीकरण मैग्नीशियम की पहली आयनीकरण क्षमता से कम है, ये भी सही है। मैग्नीशियम की तीसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की तीसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है, यह भी आपका सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 11 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा दिया गया मान क्या होगा? ठीक है भाई, जस्ट हमने बताया था ऊर्जा के बारे में, बताया था कि नहीं बताया था ऊर्जा के बारे में? तो फटाफट से बताइए क्या होगा, कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mgh। तो m क्या दे रखा है? 11, g का मान 9.8 और h क्या दे रखा है? 7 मीटर की ऊंचाई, 7 मीटर। और जैसे आप इसको गुणा कीजिएगा 77 और 7 6 किसके लास्ट में है? 754.6 जूल। आंसर ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, वेरी गुड। निखिल मिश्रा बिल्कुल सही, अक्षय कुमार एमसीएच, मोमिता कुमारी बहुत अच्छा। छोटू नॉलेज मैम इसका ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें? ऑनलाइन टेस्ट हमने बताया था दोस्त कि एक एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म का ही एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म टेस्ट। ठीक है, प्लेटफॉर्म टेस्ट, ये भी नवीन सर का ही चैनल है सॉरी, एप्लीकेशन है, एप्स है। ठीक है, इस एप्स पे आपको सारे के सारे जितने भी टेस्ट है वो सबके सब टेस्ट मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट, विरामावस्था से आरंभ करने वाली एक कार 2 मिनट के लिए 1 मीटर पर सेकंड के एक समान तरह से चलती कार द्वारा अर्जित गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लगाइए गति वाला फॉर्मूला, यहाँ पे गति वाला फॉर्मूला लगाइए। तो v बराबर u प्लस AT। ठीक है, अब विरामावस्था से शुरू हुआ है तो प्रारंभिक अवस्था तो आपका 0 हो गया, तो ये हो गया आपका 0। ए क्या है? ए आपका 1 दिया हुआ है, टी क्या दिया है? 2 मिनट। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए? सेकंड में चेंज कीजिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। तो आप इसको क्या लिखिए? 120 सेकंड में लिखिए। ठीक है, मिनट वाला नहीं काउंट होगा यहाँ पे। तो सीधी सी बात है भाई, 0 तो खत्म हो गया यहाँ पे। 1 गुणे 120 सेकंड, और ये जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड यहाँ से हटाइए, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। भाई आप तो भी निकाल रहे हैं वेग ना, तो भी बराबर 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या निकला आपका? 120 मीटर पर सेकंड। कहाँ है 120 मीटर पर सेकंड? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 120। आंसर डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला बताएं, Pb प्लस CuCl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu। ये किसका उदाहरण है? ठीक है, ये किसका उदाहरण है? जल्दी बताएं, फटाफट से बताएं किसका उदाहरण है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, बताइए जरा ये किसका उदाहरण है? भैया ये ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। जैसे ही देखिएगा क्वेश्चन में, तो भाई किसका भला जोड़ा किसके साथ जाके जोड़ा बना रहा है, कौन किसने दगाबाजी किया है, धोखा कौन किसको दिया है। तो यही देखिए Cl2 ने क्या किया है? Cu को धोखा दे दिया है।
Cl2 ने क्या किया है, Cu के साथ धोखाधड़ी किया है और जाके मर्ज हो गया Pb के साथ में। ठीक है, यही जैसे जो आप देख रहे हैं, इसने धोखा किया क्लोरीन ने और जाके मर्ज हो गया Pb के साथ में, तो Pb Cl2 के साथ में जोड़ा बन गया और बेचारा क्या हो गया, कॉपर अकेले रह गया। तो मतलब यहाँ पर क्या है, केवल एक के को जोड़ा बना है, एक के को धोखेबाज निकला है, तो एक धोखेबाज तो यानी एक प्रतिस्थापन यानी एक विस्थापन। आंसर बी, विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, विस्थापन। अगर दो गो धोखेबाज रहता तो दो गो रिएक्शन होता तो दोहरा होता, तो ये हो जाएगा केवल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो बार धोखाबाजी होता तो ये दोहरा विस्थापन हो जाता, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर क्या होता है, आयनों का प्रतिस्थापन होता है, आयनों का प्रतिस्थापन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, जो प्रबल यौगिक होता है वो दुर्बल वाले के साथ में जाके, सॉरी, जो दुर्बल वाला होता है वो प्रबल वाले के साथ जोड़ा बना लेता है। यानी यूं कह दे कि जो भाई मजबूत आदमी है कमजोर आदमी को दबाने का कोशिश करता है। बात बस यहाँ पर इतना ही है। ठीक है, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगला, एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के, सुनेंगे, प्रकाश किरण है वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है किरण, जल में कितना अंश का कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में क्या होगा, बताइए क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो है आ रहा है तो 30 डिग्री के कोण पर आ रहा है, तो साइन आई और साइन आर हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 30 डिग्री होगा, सब जगह 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री से अधिक, 30 डिग्री से अधिक, अधिक कम। तो आई और आर बराबर कब होता है, जब आपका परावर्तन होता है, लेकिन अपवर्तन के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो भाई अपवर्तन के कंडीशन में होता क्या, जरा एक मैं फिगर बताती हूँ, वहां समझिएगा। ये है आपका वायु और ये क्या है, जल। ये क्या है आपका सघन माध्यम और ये क्या है मेरे दोस्त, विरल माध्यम। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, इसको गुजरना था ऐसे, लेकिन इसने क्या किया, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकाव बना लिया। ये है आपका नॉर्मल और यहाँ पे आप जो एंगल देख रहे हैं ये है आपका 30 डिग्री का। तो जैसे ही आपने देखा कि 30 डिग्री का एंगल बना लिया है, ठीक है, तो क्या होगा ये, तो भाई यहाँ जो आप एंगल देख रहे हैं ये 30 डिग्री से कम होगा, ये जो होगा ये 30 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो कम वाला कहाँ कहाँ है, दो जगह है, यहाँ और यहाँ। ठीक, यानी आप सीधे से इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर छोटा होगा आई से। अब जरा देखिएगा, अब सघन ऊपर होगा और विरल नीचे होगा, तब क्या होगा, तो कोई प्रकाश की किरण आपका गुजर रही है यहां से, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका साइन आई है और ये हो जाएगा साइन आर। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आर बड़ा हो जाएगा आई से। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, यानी अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक जिसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर। आप ये भी कंडीशन याद रखेंगे। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बात, आपतित किरण के तल में क्या होगी, स्थित होगी। यस, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए मैंने पूरा फिगर ड्रॉ करके दिखा दिया। 54 का हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम लोग स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? क्यों मापेंगे भाई? तो भाई इसमें तो ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित होता है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ग्लूकोज ही रूपांतरित होता है ना आपका। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? ग्लूकोज जो होता है स्टार्च में रूपांतरित होता है, यही जो होगा। ठीक है, स्टार्च का निर्माण नहीं होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होती है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स का होना अति आवश्यक होता है। भाई जैसे आप खाना पकाते हैं, सब्जी पकाएंगे तो बोलते हैं कि भाई घर में कुछ हो चाहे मत हो, नून तेल मिर्चाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं बोलते हैं घर में खाना सब्जी हरा सब्जी ना रहे मत रहे, खाना पकने के लिए घर में नून तेल मिर्चाई रहता है तब भी खाना बनते हैं, बोलते हैं ना ऐसा। ऐसे ही पौधों को भी भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। ये 4 चीजें हैं कौन? सबसे पहले तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, तभी इनका खाना पकेगा। ठीक है, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब इनका खाना पक रहा है तो कैसे पकेगा? देखिएगा, यहाँ पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इक्वल टू सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज बना C6H12O6 प्लस कुछ मात्रा में पानी बनेगा और कुछ मात्रा में आपका ऑक्सीजन बन के निकला। अब इस इक्वेशन को क्या कर दीजिए आप? बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 6 कर दीजिए, यहाँ पे 12 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर 6 कर दीजिए और यहाँ पे 6 कर दीजिए। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप जो देख रहे हैं यही है आपका ग्लूकोज। ठीक है, और ये है आपका प्रोडक्ट बनकर निकला उत्पाद। और ये जो आप देख रहे हैं पानी यानी जल और ऑक्सीजन, ये दोनों सब प्रोडक्ट कहलाएंगे। सब प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद। ठीक है, सब प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद ये आपके कहलाएंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकाश में सर्वाधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग में सर्वाधिक होता है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा सर्वाधिक नीला रंग के प्रकाश में सेकंड सर्वाधिक होता है। अब आपसे पूछेगा भाई प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में नहीं होता है? तो किस रंग के प्रकाश में नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा पीला, हरा, यूवी रे और इंफ्रारेड। ठीक है, इन सभी प्रकाश में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा किसमें? पीला, हरा, यूवी रे, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट और अवरक्त किरणों में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार से होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? तो पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों का फिल्टर करना ये ही नहीं किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों का रस घानियों में संकलन ये तो होता है। अपशिष्टों का मिट्टी में निष्कासन ये भी होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन ये भी होता है। ठीक है, अगर हम लोग पत्तियों की बात करें, ठीक है, तो पत्तियों में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल के माध्यम से होता है। क्लोरोफिल अति आवश्यक है, ठीक है। और क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मैग्नीशियम। अब हम लोग बात करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल के ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो ये आपका होता है स्ट्रोमा में। मुझे लगता है ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। नेक्स्ट, एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन कैसा है। जैसे ही आपको 2.6 दिख गया तो भाई पीएच स्केल बना के और आप छाट लीजिए। पीएच स्केल पर जो मान होता है 0 से लेके 14 तक, बीच में जो होता है 7, या अगर कोई विलयन का मान 7 है पीएच स्केल पर तो वह विलयन क्या है? उदासीन है, मतलब ना तो वो अम्लीय है ना तो वो क्षारीय है। 7 से ज्यादा होगा, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्षार होने लगता है, ठीक है। 7 से ज्यादा पीएच मान होगा तो वो क्षार होगा। लेकिन दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल हम लोग कैसे छाटेंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आइए जरा देखें। देखिए 0 से लेके 3 तक पीएच स्केल पर 0 से लेके 3 तक ये क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, ठीक है। 4 से लेके 7 तक, 4 से लेके 7 तक ये क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। क्या कहलाता है? वीक एसिड। ऐसे ही यहां हम जाएंगे तो 7 से लेकर 10 तक, ठीक है। 7 से लेके 10 तक सॉरी 11 तक लिख लीजिएगा। 7 से लेकर 11 तक ये क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार बोले तो वीक बेस। और 12 से लेके 14 तक ये क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसको अच्छे से कर सकते हैं। अर्जुन कुमार सिंह, टेस्ट टाइमिंग क्या है मैम? देखिए दोस्त अर्जुन जी, हर इंस्टीट्यूट में मतलब प्लेटफॉर्म का 3 ब्रांच है, तो तीनों ब्रांच पे अलग अलग टाइमिंग है। तो आपको स्क्रॉल पे ऑफिस का नंबर चल रहा है, आप वहां से कॉल करके पूछ ले कि टेस्ट की टाइमिंग क्या है। सुबह में भी चलती है, शाम में भी चलती है, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्कशन का टाइमिंग है वो फिक्स है, वो 11:30 से 3 बजे तक डिस्कशन टाइमिंग मंडे टू सैटरडे, मंडे को नहीं होती है, ट्यूसडे टू सैटरडे होती है, ठीक है। मंडे वाले का ट्यूसडे को, ट्यूसडे वाले का वेडनेसडे को, ठीक है। तो टेक्नीशियन वाला फ्राइडे और सैटरडे को होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अभी हम लोग बात करते हैं 2.6, 2.6 अगर पीएच मान है तो वो प्रबल अम्ल है। कहाँ है भैया? प्रबल अम्लीय प्रकृति का होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अच्छा, पीएच स्केल की खोज किसने किया? तो 1909 में सोरेनसन ने किया था, ठीक है। 1909 में किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। अरे शाम सुबह का टाइमिंग क्या है? अरे भैया मैंने तो बताया ना कि शाम सुबह का टाइमिंग मुझे नहीं पता, ठीक है। आप ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कथन दिया है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यही तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। को उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम है, ये तो बिल्कुल सही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
अगर आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं तो जैसे ये हो गया आपका अम्ल HCl, HCl, HCl को NaOH के साथ, क्योंकि ये क्या है आपका एसिड हो गया और ये क्या हो गया बेस, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो लवण निकलेगा NaCl और प्लस पानी निकलेगा H2O। तो आप इसको ऐसे लिख लें, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। आप इसको ऐसे करके बॉक्स में घेर लेंगे, ठीक है, बॉक्स में क्या कर लेंगे, इसको ऐसे घेर लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। दोनों कथन सही है, दोनों क्या है, सही है। वेरी गुड, मजा आ रहा है लेकिन आज तो नहीं, सभी लोग को आ रहा है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? कौन नहीं है भैया? मूत्र मार्ग ये तो है, श्वसनिकाय नहीं है, मूत्रवाहिनी यह है, मूत्राशय है, आंसर सी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में मिलान कीजिए। आइए जरा मिलान किया जाए। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स बना के दिए गए हैं, जरा मिलान कीजिए। आज का कठिन है, अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। मन करे सो प्राण दे दो, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। याद है ये गाना? इस गाने को हमेशा मन में हमेशा गुनगुनाइएगा, ठीक है। सर्वशक्तिमान कौन है? ऊपर वाला है जो आपको हिम्मत देगा। आइए मिलान करें। सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? तो किसका हो जाएगा? लिथियम का हो जाएगा, ठीक है। उपधातु किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिख रहा है आपको सिलिकॉन, ठीक है। सबसे धात्विक प्रकृति तत्व कौन है? तो सीजियम, एक के पास मिलाइए। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है? फ्लोरीन का। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है? आयोडीन का। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग एलपी का टेक्नीशियन का ग्रेड 3 टेक्नीशियन का जो टेस्ट होता है उसी का डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें मैथ्स का डिस्कशन को हम लोग देखेंगे। आज जबरदस्त तरीके से सवाल, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी फटाफट लाइव आ जाएंगे सभी लोग। तो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये आपका पहला सवाल है। पहला सवाल ये आपके स्क्रीन पे है मेरे दोस्त। कह रहा है यहां पे, देखिए यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2013 और 2016 में ए प्रकार के कारों का उत्पादन, तो ए प्रकार के कारों का उत्पादन कारों की संख्या देखा जाए तो ए प्रकार के कारों की संख्या 2013 में और 2016 में, तो यहां पे आ गया 35 और 56। तो 35 और 56 इसको जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा 91। कितना आ जाएगा? 91 मेरे दोस्त। अब यहां पे एक बात समझेंगे, एक बात समझिएगा मेरे भाई। यहां देखिए क्या बोला गया है, वर्ष 2012 में 2012, 14, 15 बी प्रकार के कारों में, बी प्रकार के कारों की संख्या देखा गया। तो 2012 में बी प्रकार की संख्या 42 हो गया, प्लस 2014 में बी प्रकार की संख्या कितना आ गया? 40। और 2015 में बी प्रकार की संख्या कितना आ गया? 38। 40 40 40 120 आ गया ये बी प्रकार। कह रहा कि बी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना परसेंट अधिक है? कौन? ए से कितना परसेंट अधिक है? तो यहां पे देखिए कितना कम है ये मेरे भाई, 29 कम है। और किससे? 29 कम है किससे? ए से, सॉरी क्या बोला गया?
कुल कितना लगभग प्रतिशत अधिक हो, ए से तुलना किया गया है, ए से तुलना किया गया है, ए से तुलना किया गया है, तो हाँ ए से तुलना किया गया, तो ए से तुलना किया है तो ये कितना ज्यादा है, 29 ज्यादा है। यहां से इससे तुलना करेंगे, 91 से तुलना करेंगे, 91 गुना 100 करेंगे, तो यहां पे ऑप्शन देखिए 36, 34, 31, 33। यहां ध्यान रखिएगा लगभग यहाँ पे 9 तिया 27, 27 3 के आसपास है, मतलब 31 बार में ये कटेगा मेरे भाई, लगभग आपका 31 बार में ये डिवाइड होगा, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 31.9% इसका आंसर आएगा। सभी लोग जबरदस्त तरीके से लाइव कर दे, आज के सेशन को शेयर कर देंगे। आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त सवाल है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे और शेयर भी कर देंगे दोस्त। इसका देखिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन देखिए देखने में बहुत आसान लग रहा है, देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चंस का मतलब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए ये सवाल आपका, ये जो 11 नंबर सवाल है, इस बात को देखिएगा, कैलकुलेशन टफ है, ये क्वेश्चन आसान लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन है। चलिए देखते हैं, करें 120 को x% कम किया जाए, देखिएगा 120 का x% कम किया जाए, मतलब 100 माइनस, कोई दिक्कत। फिर बोला गया है कि वही परिणाम आता है, कम करने के बाद वही परिणाम आता है जो 40 का x% बढ़ाने के बाद आएगा, x% बढ़ाने के बाद आएगा, मतलब इसको घटाने में जो संख्या आएगा, इसको बढ़ाने के बाद जो संख्या आएगा, दोनों बोल रखा है बराबर होगा, दोनों आपका क्या है, बराबर होगा मेरे भाई। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट भाई देख लेते हैं। देख लेते हैं साउंड क्लियर है कि नहीं। तो यहां से देखा गया, ये काट देंगे आपका कितना बार में, 3 बार में, 100 से कट गया, हेलो हेलो हेलो, आवाज तो ठीक जा रहा है मेरे भाई, हेलो हेलो, आवाज तो जा रहा है ठीक मेरे। गौतम कुमार सर, एलपी का सेट प्रैक्टिस विद डिस्कशन कैसे परचेज करे, प्लीज टेल मी। गौतम कुमार, आप प्लेटफॉर्म का जो नंबर है उस पर आप बात कर लेंगे, ठीक है, या तो आप गौतम कुमार आप प्लेटफॉर्म नंबर का ऐप मतलब या एप्लीकेशन को परचेज कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद वहां पे एलपी का टेस्ट है। जितेंद्र, आपकी मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, साउंड यहाँ पे एकदम क्लियर है, ठीक है, ये कट गया। अब देखिए यहां से एक बात समझेंगे, ये 300 और ये -3x, और ये 300 उधर चल जाएगा और ये x इधर आएगा तो माइनस, और ये 300 उधर चल गया तो ये -200 आएगा, तो यहां से x का मान जो आएगा दोस्त, सॉरी x होगा ओनली, तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस में और -200, तो x का मान आ गया कितना, एक मिनट कहीं पे दिक्कत है देख लो, 3x -3x, ये आ जाएगा 4x, माइनस 4x हो जाएगा ना, तो ये आ गया आपका कितना, x का मान आ गया कितना, 50 आ गया x का मान, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहां से हम लोग x का मान को निकाल लिए, करे 2210 का 210 का x%, x का मान कितना है 50, तो 50%, फिर करा 180 का x + 20, तो 50 और 20 कितना 70%, से कितना परसेंट कम है ये, तो पहले हम देख लेते हैं निकाल कर, ठीक है, पहले हम यहां पे देख लेते हैं कितना निकाल कर आया, तो 8 7 56 मतलब 126, ठीक है, और यहां पे देखा गया तो ये आपका कट गया, यहां गया 5 5 दूनी 10, 105,
तो ये इससे कह रहा है कितना परसेंट ये कम है, तो यहां पे देखा गया कि आपका कम है मेरे दोस्त 121, और यहां आ गया इतना, गुणा कर देंगे 100%। तो यहां देखिए ये कितना बार में कट गया, 6 बार में कट गया, तो ये आ जाएगा 1/6 मतलब 16 सही, 2/3% आंसर आएगा। ये बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये कैलकुलेटिव सवाल था, ये कैलकुलेटिव सवाल था मेरे दोस्त, ये कैलकुलेटिव सवाल था। क्वेश्चंस बहुत आसान था, लेकिन पहले हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे और x वैल्यू को निकालकर यहां पुट करके इस सॉल्यूशन को निकालेंगे। कैलकुलेशन बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन था, और ज्यादा कैलकुलेशन भी आसान था, टफ नहीं था। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल अजूबे टाइप का सवाल है। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, पहले बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे भाई, यहां पे निकालना कि यहां पे एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो देखिए 19 का स्क्वायर, और इसका मान दिया हुआ है कितना 133, और इसका मान निकालना है तो निकाल लेंगे 361, और 361 ये आएगा, ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, और ये इधर आएगा तो 11 में से 3 चल गया 8, और यहां से 228, और ये बटा 2 आ जाएगा। तो एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स का मान आ गया। तो यहां से कट जाएगा मेरे दोस्त, यहां से कट जाएगा 114, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आ गया। क्या कोई दिक्कत है तो यहां बताएंगे, पीडीएफ डाल दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, डाल देंगे पीडीएफ। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? लेकिन एक कंडीशन देखिए यहां क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन देखिए यहां क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से एक्स जेड की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इसके जगह पर वाई स्क्वायर रखेंगे। तो देखिए इसके जगह पर अगर वाई स्क्वायर रखेंगे तो यहां वाई स्क्वायर वाई वाई देखिए कॉमन हो जाएगा, मतलब 114 जो होगा यहां पे वाई कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे भाई जेड एक्स के जगह पर वाई स्क्वायर रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर होगा, और वाई वाई यहां पे कॉमन ले लेंगे, वाई वाई यहां पे कॉमन ले लेंगे, तो वाई वाई यहां कॉमन लेंगे तो यहां वाई कॉमन आ गया, और यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो यहां से वाई बराबर देखिए, सर प्लीज लेट मी नो अबाउट योर ऑनलाइन क्लासेस डिटेल्स टू बीपीएससी प्रैक्टिस, सेंड मी एनी कॉन्टेक्ट। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट। एक मिनट भाई, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, देख लेते हैं। हेलो, तो यहां से एक बात समझेंगे, एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड का मान 19 है, एक्स वाई जेड का मान 19 है, यहां पे 19 रखेंगे इंटू वाई रखेंगे, और ये 114 है, तो ये कट जाएगा कितना बार में, वाई बराबर है, वाई बराबर आ गया कितना 6। अब यहां ध्यान रखना मेरे भाई, y बराबर जब 6 आ गया तो यहां से देखिए क्या दिया हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19 है, और y बराबर जब 6 आ गया तो एक बात समझे, y बराबर 6, और यहां भी ये दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स जेड भी दिया हुआ है। तो इस बात को देखना कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, और y बराबर जब 6 दिया हुआ है, मतलब ये 6 छक 36, अब मतलब x और z का क्या मान रखें, x और z का क्या मान रखें, जो गुना करने के बाद 36 और जोड़ने के बाद 19 आना चाहिए, जोड़ने के बाद 19 और गुना करने के बाद 6, तो जोड़ने के बाद देखिए 6 यहां खत्म हो गया है ना। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं, देखिए 9 चौक 36, ये आपका 9 मान लेते हैं और ये 4 मान लेते हैं, या इसको 4 मान लेते हैं, इसको 9 मान लेते हैं, देखिए आएगा। अरे भाई
y का मान 6, तो यहां निकाल लिए हम लोग। एक्स जेड का x और प्लस जेड मिलकर 19, और यहाँ पे एक्स जेड होना चाहिए 36, तो ये 4 गुना 9, मतलब ये पता चल गया कि x का मान 4, y का मान 9। गुना करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपका आना चाहिए कितना, ये 6 घट जाएगा, तो इसमें आना चाहिए कितना, ये 13 आना चाहिए। ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखें कि x का मान आ गया कितना 4 और z का मान आ गया कितना 9। गुना करने पे 36 और जोड़ने पे आपका सभी को जोड़ेंगे तो 19 आना चाहिए। तो यहाँ पे x z को आपको एज्यूम करना पड़ेगा और z x का अंतर निकालना है। z का मान 9, x का मान 4, तो अंतर हो गया कितना 5 का। अंतर कितना का हो गया 5 का आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे। ये सवाल बेहतरीन सवाल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 9 एंड 6 का स्क्वायर और यहाँ 4 इंटू 9 हमेशा याद रखेंगे। ये अगर सवाल डायरेक्ट देगा तो डायरेक्ट यही चीज आपको देगा, तो ये याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कर एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एबी और से एसी भुजा क्रमशः एफ और यहां पे ई दिया हुआ है। इस प्रकार है कि एफ ई और बीसी ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। एफ ई त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले दो बराबर भाग में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ई जो है ई एरिया और इस एरिया को दो बराबर भाग में बांटता है। ये एरिया अगर 1 है तो ये भी एरिया 1 है, मतलब त्रिभुज को ए बी सी त्रिभुज को ई एफ जो है दो बराबर एरिया में बांटता है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, दो बराबर भाग में बांटता है। यहां पे ये बोल रहा है कि समान क्षेत्रफल में दो बराबर भाग में विभाजित करता है मेरे दोस्त। उसके बाद बोला गया एडी लंब है बीसी पे, एडी लंब है किस पे, बीसी पे। बिंदु जी पर ये जी पर कट करता है, तो निकालना क्या है, निकालना क्या है मेरे भाई, यहां निकालना है जीडी, जीडी और एजी निकालना है, जीडी और एजी का निकालना है रेशियो। चलो देख लो यहां पे, जब ये बीसी के समांतर होगा, जब ये बीसी के समांतर होगा तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये समांतर है तो तिर्यक रेखा जब कट करेगा तो संगत भुजाएं से ये भी एंगल बराबर होगा और ये कॉमन होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए ई एफ समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। समरूप होगा। अगर ये समरूप होगा तो एक बात समझेंगे कि ए एरिया ए एफ ई और एरिया ए बी सी, एक बात बताओ, ये 1 के रेशियो में इसको बांटा और ये भी 1 के रेशियो में ये बांटा है, मतलब ये त्रिभुज दो 1 रेशियो, ये 1 और ये 1, टोटल त्रिभुज कितना एरिया होगा, टोटल त्रिभुज का एरिया कितना होगा 2, और ये कितना होगा एरिया 1 होगा। टोटल त्रिभुज का एरिया 1 और 1 कितना आया 2, और ये कितना आएगा 1। बात समझे। तो यहां से एक चीज और निकल कर आएगा, ये तो आपका ये आ गया, तो यहां से एक और चीज निकल कर आएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहां पे देखिए ये छोटे त्रिभुज का लंब, ये भी लंब होगा, ये भी लंब है। छोटे त्रिभुज का ए और जी बटा ए डी का स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि ये जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां से देखिए एजी बटा एडी आ जाएगा मेरे दोस्त 1/√2, क्योंकि इसका रूट करेंगे तो 1 का रूट 1 होता है और इसका रूट करेंगे तो ये आ गया इतना। लेकिन हमको चाहिए क्या मेरे दोस्त, यहां पे चाहिए क्या, जीडी बटा एजी चाहिए। तो एजी का मान देखिए यहां कितना है मेरे दोस्त 1 निकल कर आया। एडी का हमारा देखिए यहां से एडी का यहाँ पे टोटल एडी आपका 2 है, यहां से यहां तक आपका √2 है। हमको चाहिए सिर्फ इसका मान जीडी का, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा जीडी का, तो जीडी का आ जाएगा √2
-1। आंसर आ गया कौन? बी इसका, सॉरी बी नहीं आएगा, डी इसका सही आंसर आएगा। डी इसका सही आंसर आएगा। क्या इस बात को समझ पाए? ये त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज का रेशियो आ जाएगा 1/2। हम जानते हैं कि भुजाओं का जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाओं के संगत भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर, संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है त्रिभुज का एरिया। तो संगत भुजाएं, हम कोई भी संगत भुजा ले लिए, इसकी चर्चा किया गया, इस लंब की चर्चा किया गया, इसी लंब का एजी और जीडी निकालना है तो हम इसी का रेशियो देख लेते हैं। तो यहाँ एजी का स्क्वायर एडी a/2, एजी बाय एडी हो गया 1/√2। अब यहाँ निकालना हमको एजी और जीडी। एजी पूरा है, एडी आपका √2 है, तो जीडी जो हो जाएगा ये आपका √2 - 1 होगा और ये 1 होगा। तो रेशियो निकाल दिए, डी इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को समझते हैं। यहां पे बोला गया एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज जब एबीसी है मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब यहां बोला गया कि बी और सी का समद्विभाजक, बी और सी का जहां पे समद्विभाजक जहां मिलेगा, ये एंगल दिया हुआ 122, ये एंगल दिया हुआ 122, मतलब ये समद्विभाजक है, ये भी समद्विभाजक है। जब बायएंगल बाइसेक्टर अगर होती है तो ये एंगल जो होगा मेरे दोस्त, ये आप याद रखेंगे तो 90a√2 होता है और ये एंगल इसका किसका? BOC का एंगल होगा 90a + √2, लेकिन इसका मान दिया हुआ 122 तो उधर चल जाएगा तो ये आपका आ जाएगा मेरे दोस्त कितना? 32 और एंगल ए बराबर हो जाएगा कितना? 64 डिग्री होगा। अगर एक बात समझेंगे, थोड़ा सा एक बात समझेंगे, अगर यहां पे बोला गया कि इसका एंगल बाइसेक्टर बाय में है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल होगा 90 एंगल a/2, मतलब ये एंगल बी का बाय एंगल बाइसेक्टर है, बाय एंगल बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल में 90 + a/2 होगा और यहां पे बाय में होगा 90 - a/2 होगा। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। तो मृत्युंजय का आपका आ गया 64 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए क्या बोला गया है, एबीसी की जो क्षमता है का रेशियो, दक्षता मतलब क्षमता मतलब इफिशिएंसी 2:5:3, ठीक है। कर तीनों मिलकर ये काम किया और 27 दिन तक काम किया, तो तीनों मिलकर जब 27 दिन तक काम किया तो एक दिन में कितना काम किया देखते हैं। 5 3 8 10 काम किया और इसको 10 से गुना कर देंगे तो ये टोटल काम हो जाएगा 270 टोटल काम हो जाएगा मेरे दोस्त, 70 टोटल काम हो जाएगा 270। अब देखिए यहां क्या बोला गया है, बी और सी यही काम को 270 का काम, ये कौन बोला है? बी + सी, इसी काम जो टोटल काम हुआ था उसका 4/9 भाग ये काम करेगा कौन? बी + सी। तो बी + सी का क्षमता देखिए 5 3 कितना? 8, तो 9 तिया 27 और ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 15 दिनों में बी और सी काम को कर लेगा। कितने दिनों में? 15 दिनों में। आंसर यहां पे आ गया 15 डेज। बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ जान नहीं था, ठीक है। आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? एक बार एकदम शेयर कर देंगे मेरे भाई सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एलपी के, उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा इससे। अगला बताओ, अगला देखिए यहां क्या दिया हुआ, यहां दिया है एक ट्रक किसी निश्चित गति को 384 किलोमीटर की दूरी तय करना, यदि गति को 16 किलोमीटर कम कर दिया तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लगते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वो S × S - चाल, जो कमी हुआ चाल तो 16, और होता है यहाँ पे चालों का अंतर यही 16 होगा। और यहाँ समय मतलब जितना अधिक या कम लगा तो अधिक या कम लगा इतना, तो ये आएगा डिस्टेंस, वही डिस्टेंस को जो इस डिस्टेंस को तय किया। तो ये दोनों बराबर क्या होगा? दोनों डिस्टेंस है, ये भी आपका डिस्टेंस और ये भी आपका डिस्टेंस हुआ, दोनों डिस्टेंस बराबर कर दिए। तो यहाँ 8 से कट गया, तो यहाँ पे आ गया S × S - 16 और ये इधर आ जाएगा 384 × 8। अब एक सवाल आपके पास आता है, एक सवाल आता है आपके पास, ये आपका मेरे दोस्त, ये आपका अगर गुणा करेंगे तो द्विघात समीकरण आएगा, और द्विघात समीकरण से बचने का उपाय एक चीज है, हम देखिए क्या इसको द्विघात समीकरण से बचने का एक उपाय निकालते हैं, इस बात को समझिएगा।
पहला चाल s था, दूसरा चाल s-16 था, मतलब ये सेकंड चाल कम होगा पहले वाले से। ये दोनों का अंतर देखिए कितना है, 16। तो यहां भी ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे, यहां भी ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे कि अंतर हो जाना चाहिए 16, अंतर हो जाना चाहिए कितना, 16। तो देखते हैं, छह से इसको काट सकते हैं, तो 6 से 6 उधर दे दिए, तो 6 से इसको काटेंगे तो 8 छक 48 हो गया। अब 6 से इसको काटेंगे तो 6 चक 36 और 24, 6 चौक 24। देखिए यहाँ पे इसमें भी देखिए 16 का अंतर आया कि नहीं, यहाँ भी 16 का अंतर आया, यहाँ भी 16 का अंतर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि s बराबर कितना हो गया, 64। s बराबर कितना आ गया, 64। हम द्विघात समीकरण से बच गए, इसको ऐसे फैक्टर में तोड़े लाने की कोशिश किए 6 का। तो यहाँ हम देखें इसको 48 कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है 64, 16 का अंतर आ गया, s मतलब इतना। तो बोला है मूल चाल का 75% कितना होगा, तो मूल चाल आपका ये है 75% करने मतलब 3/4, तो ये कट जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा 16 या 48 किलोमीटर। क्या कोई दिक्कत है? ये सवाल से हम लोग द्विघात समीकरण से बच गए मेरे दोस्त, द्विघात समीकरण से हम लोग यहाँ क्या किए, बच गए, द्विघात समीकरण से निकालने के लिए हम लोग बच गए। ठीक है, तो ये बात समझ पाए। अगला सवाल देखते हैं, यहां बोला गया है कि 98, कितने लोगों का आंसर आ रहा है बताएंगे भाई, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे मेरे भाई, कितने लोगों का आंसर ये आ रहा है बताएंगे। वैकेंसी तो बढ़ गया मेरे भाई, वैकेंसी टेक्नीशियन का नहीं बढ़ा है, वैकेंसी आपका एलपी का आपका 18,000 समथिंग ये आ गया, 5,000 से 18,000 हो गया मेरे भाई। ठीक है, 5,000 से 18,000 हो गया ये आपका एलपी का वैकेंसी। टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आप वायरल देख रहे होंगे वो आपका गलत इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन सही नहीं है। इसका आंसर बताएंगे मेरे दोस्त, क्या आंसर आएगा, 72 है। 72 से कोई संख्या डिविजुअल है तो उसके फैक्टर से भी कटेगा 8 और किससे, 9 से कटेगा, 8 और 9 से कटेगा। तो एक बात समझिए, 8 से काटेंगे तो 8 का नियम क्या है, 8 का नियम क्या है मेरे भाई, लास्ट का कितना डिजिट, 3 डिजिट, और 9 का नियम क्या है, सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए, 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या 9 से डिविजुअल होगा। देखिए लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट 8 से काटेंगे तो 8 9 72, 6 बचा, तो 6 बचा, तो 6 बचने के लिए मतलब 8 8 64, मतलब y का मान क्या रखना पड़ेगा, 4, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। 8 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, अब 72 ये बचा कितना, 6, यहां से एसफल बचा कितना, 6, तो y के जगह पर हम क्या रख दें कि ये आपका 8 से कट जाए, तो y के जगह पर हम क्या रख दें, जो 8 से कट जाएगा तो y के बराबर 4 रख दिए, 64 आ गया, 8 से कट जाएगा। कोई भी डिजिट रखेंगे तो वो नहीं कटेगा, डिजिट जो भी रखाएगा 0 से लेकर 9 तक ही रखाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट यहाँ पे अंक होता है, सिंगल डिजिट। उसके बाद देखिए 9 से कटने का नियम, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। चलिए 9 से देखिए कट गया, 6 3 9 खत्म। ठीक है, 8 5 13, 13 7 20, 20, यहां क्या बच गया, 2 2 8 कितना, 12, अब 12 4 कितना, 16, तो 16 और यहां पे आना चाहिए 2, इसे देख लो, यहां पे 9 से कट गया, काट दे, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं। देखिए 9 खत्म हो गया, ये 4 माने हैं इसका, मतलब ये 4 माने, तो y का मान कितना आ गया, 4 और 5 9 खत्म हो गया, 6 3 8 9 खत्म हो गया, 8 8 16, 16 और 7, तो 16 और 7 हो गया 23, और 23 और यहाँ 23, 9 से कटेगा कौन, 27, तो इसका मान 23 और 4 कितना हो गया, 27, मतलब 9 से कटेगा, तो x का भी मान आपका 4 और y का भी मान कितना आएगा, 4। यहां से निकालना क्या चीज है, 4x
ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। और अब से 8 वर्ष बाद ये रेशियो दिया हुआ 11 रेशियो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 वर्ष पूर्व 8 वर्ष बाद, दोनों में गैपिंग कितने का है? 12 वर्ष। क्योंकि 4 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान से 4 वर्ष पहले और वर्तमान से 8 साल बाद, तो ये टोटल 12 साल का अंतर आएगा। तो यहां 12, यहां 12 कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। देखो यहां 13 चौका 52, 11 पच्चे 55, अंतर कितने का है रेशियो में? 3 का। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 24 का। 12 गुना 11, 12 गुना 13, तो यहाँ पे 2 का अंतर आया और 12 दूनी 24 अंतर आएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 8 आएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 8। देखिए यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 8 आया। दोनों की वर्तमान आयु बताना है। 1 यूनिट बराबर 8 आया, तो 8 पंचे 40, 8 चौक 32। ये कब का आया भाई? 4 साल पूर्व का। तो वर्तमान आयु योग चाहिए a प्लस बी, तो ये आपका 32 है। तो प्लस क्या करेंगे? 4, क्योंकि ये 4 साल पूर्व का है, 4 बाद करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना है? 40 प्लस कितना? 4। तो ये आ गया 36 और ये आ गया 44। तो सभी को जोड़ेंगे, ये आ गया कितना? 80 वर्ष आंसर आ गया। प्लीज क्या है, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं? नहीं, टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये तो पता इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो आपका वायरल हुआ था वो वायरल आपका जो है वो गलत था। ठीक है, वो आपका गलत था। तो यहां पे ये आंसर आ गया 80 साल आंसर आ गया। 80 इसका सही उत्तर आ गया। क्लियर है? ठीक है, देखिए इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते थे, बाय ऑप्शंस भी बना सकते थे। कहिएगा सर कैसे बाय ऑप्शन बनाएंगे? इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाय ऑप्शन कैसे बना सकते थे इस बात को समझेंगे। बाय ऑप्शन कैसे बना सकते थे इस बात को समझेंगे। यहां पे 4 वर्ष पूर्व ए बी की सम कितना है? 5 4 9 है। मतलब ये 4 साल पहले ए बी की आयु का योगफल 9 से डिविजल होना चाहिए। तो ये जो वर्तमान ये दिया हुआ है, जो वर्तमान का दिया हुआ है, तो 72 में से 4 साल पहले, तो ए में भी 4 साल पहले और बी में भी 4, मतलब 8 साल घटाना पड़ेगा। जब इसमें हम 8 साल घटाएंगे, तो जब 8 साल घटेगा तो ये 64, कभी बताइए 9 से डिविजल होगा? नहीं होगा। यहां पे अगर हम 8 साल घटाते हैं मेरे दोस्त, तो ये 8 साल घटाएंगे, तो ये आपका 8 साल घटेगा, तो यहां 88 आएगा। क्या ये 9 से डिविजल होगा? नहीं होगा। यहां देखिए 9 से डिविजल होगा। यहां पे 8 साल अगर घटाते हैं तो ये 72 आता है, और 4 साल पहले यहां पे देखा गया योगफल आपका 9, 9 का गुणनफल होना चाहिए, तो यही 9 का गुणनफल हो रहा है। मतलब आंसर कौन हो गया? 80 इसका सही उत्तर आ गया। 80 इसका सही उत्तर आ गया। बाय ऑप्शंस भी आप इसको बना सकते हैं। अगला देखिए 19 नंबर बताएंगे। चलिए, यहां बोला गया कि 13,824 आयतन वाले एक ठोस घन का समान आयतन वाले, पहले इसका देख लेते हैं। इसका ये जो आपका 13,000, ये किसी घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन मतलब ये बड़ा घन का आयतन होगा, ए क्यू रूट अगर निकालते हैं इसका, तो यहां ए का मान आ जाएगा कितना? ये 24 का क्यू रूट होता है। ए क्या है? घन की भुजा, मतलब इस
इसका क्यूब रूट जो होगा वो कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24 होगा। अब क्या बोला गया कि 13,824 को आयतन वाले एक ठोस घन के समान के आयतन में 8 घन काटे गए। तो यहां पे क्या किया गया है, इसको 8 घन काटे गए इसमें, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो एक घन का पता चल जाएगा, और उस घन का जो आयतन होगा, भुजा होगा ए और आयतन होगा ए क्यू। तो यहां से अगर इसको काटते हैं, 8 इकाई 8, 5 8 सती 56 और 8 दूनी 16, 8 8 64। तो ए क्यू बराबर आएगा, ए बराबर आएगा, और ये होता है किसका, 12 का क्यूब रूट होता है, ये 12 आ गया। ठीक है, मतलब ये 8 गो घन इस तरीके का था, और सभी का जो ये निकल आया इस तरीके से, कितना है, 8 गो था, तो एक भुजा निकल आया इतना। ठीक है, एक भुजा आ गया इतना। ठीक है मेरे भाई, अब बात को समझिएगा, एक बात को समझिएगा। यहां बोला गया मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मूल घन का CSA और छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA का रेशियो क्या होगा। तो मूल घन का, तो मूल घन 24 है, तो यहां पे क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो 6A² होता है। तो यहां पे हम लोग 6 24 इंटू 24, और इसका क्या होगा 6 इंटू इसका, देखिए छोटी घन का 12 और ये 12, ये लेकिन कितना है, 8 गो है मेरे, सॉरी कितना का बोला गया, 3 छोटे घन, तो यहाँ पे 3 गुना करना पड़ेगा, 6 से 6 कट गया, 12 दूनी और ये 12 दूनी, तो ये 2 दूनी 4 और ये आ गया कितना, 3। यहाँ पे 3 क्यों गुना किए, क्योंकि 3 इसलिए गुना किए हैं कि 3 इसलिए गुना किए क्योंकि यहाँ पे छोटा घन को 3 छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4:3। यहां कह रहा कि 15% की हानि पर बेचा, अगर वो से इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता। दोनों का अंतर देखा गया, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच का जो अंतर है, वो दोनों के बीच का अंतर देखा गया, ये आपका 23% है। ये क्या हुआ, 15% हानि और ये 9% लाभ, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, 23% का लाभ, और यही 23 बराबर दे रखा है कितना, और निकालना क्या है, 10% लाभ। तो सीपी को हमेशा 100 मानते हैं, 10% लाभ मतलब 110। तो पॉइंट हटाएंगे, ये कैंसिल हो गया, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहां से 11 छक 66 6, 11 छक 66 6, 11 तिया 33, ये आ गया 23, एक से ज्यादा बार में कटेगा, तो 14 दूनी 28, और यहां देखिए, देखिए यहां पे अगर ये 20 होता तो 14 दूनी 28, 28 से ज्यादा है ये, मतलब आंसर आपका यही होगा, और इससे सब कम है, इससे सब कम है, मतलब बी इसका सही आंसर आएगा, बी इसका सही आंसर आएगा मेरे भाई। क्या सभी लोग को कोई दिक्कत है यहां तक, बोल देंगे। वो 24 है, ओ हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहां पे अंतर आ जाएगा 24। जीरो जीरो कटा, 24 से काट लेंगे, 24 से कहीं नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा 2 से, 9 से, 3 से भी कट जाएगा, 3 और 12 से कट जाएगा, 12 दूनी नहीं कटेगा, 12 से, 6 से 6 पंचे 30,
6, 6 से कट रहा है 6 चौक 24 और 6 पंचेतीस 51 बार में, तो यहां से आ जाएगा 1, 5 1 6 और ये 5 इकाई 5 16, एक 5 1 6 6 चौक 24, 6 से कटा 6 पंचे 30 और 6 इकाई 6, ठीक है। तो ये आ गया इतना, इसको काटेंगे 4 इकाई 4 और 16, तो 4 चौक 16, इतना ही आंसर आ रहा है क्या? देखो तो गुना करो, देखो इतना ही आंसर आ रहा है, हाँ इतना ही लगभग आ रहा है। ठीक है, यही आंसर आएगा, इतना ही लगभग आंसर आएगा, यही आंसर ही आएगा, ठीक है। तो ये इतना ही आंसर आएगा, ये आपका आ गया। अगला देखेंगे, 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 42, तो 12 संख्याओं का 42 रखा है, तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और ये आ गया कितना 50। अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 40, तो 5 चौक 20 200 और पहली 4 संख्याओं का दे रखा है कितना, तो ये 176 आएगा। अगर ये दोनों को जोड़ा गया तो 6, ये आ गया 376, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 128। अब ये जो 128 है, 12 टोटल संख्या था, 5 4 9, ये 5 4 9 टोटल 9 संख्या हुआ। अब ये टोटल 9 संख्या, तो जो बचा हुआ संख्या वो कौन हुआ है? ये आपका 5वीं, 5th, 6th और 7th, इसको जोड़ने की ये संख्या बचा हुआ है और इन तीनों का जोड़ 128 है। ये तीनों संख्या इसमें इंक्लूड नहीं है, ये संख्या आपका 128 है। अब देखिए क्या बोला है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, मतलब इससे 5 कम है, इससे ये 6 कम है और इससे ये 5 कम है, तो इसी को हम x मान लिए, ठीक है। तो ये 6 कम है तो ये x प्लस 6 हो गया और ये x छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, तो ये 5वीं संख्या से 6 कम है, तो इससे ये 6 ज्यादा होगा तो x प्लस 6 और ये 5 कम है, इसका मतलब ये x प्लस कितना 5 ज्यादा होगा, तो यहां पे जोड़ा गया तो 3x, उधर चल जाएगा तो घट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, x बराबर 39, यही आएगा ना 39, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, x का मान आ गया 39, ठीक है। अब यहां देखिए क्या पूछा है, 5वीं संख्या और 7वीं संख्या का एवरेज पूछ रहा है, तो 5वीं संख्या यहां कितना आएगा, तो 39 और 6, तो ये आ गया 45। 7वीं संख्या कितना आएगा, सातवीं संख्या आएगा 9 5 14, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। सी इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, सही आंसर आएगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। कह संख्या P और Q का मध्य अनुपाती 8 है, तो P और Q का अनुपात अगर बोला है ये 8 है, तो P और Q जो हो जाएगा 8 8 64 होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन में 64 होगा? एक ही आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, ये बाय ऑप्शन ही बनेगा, ऑप्शन 16 चौका 64 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर मार देंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। यहां बोला गया है कि एक बेलन है,
ये आपका आर है, ये एच है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2sa, तो 2 पाई आर, आर प्लस एच संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, तो 22/7 इंटू आर, आर कितना है 70, और ये 70, और ये एच दिया हुआ है कितना 140, तो 70 140 कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 440 इंटू 0, 4 इकाई 4, 2 जीरो से पहले देखिए, 2 जीरो से पहले 4 इकाई 4 होना, तो यहां तो 0 0 है नहीं, तो 2 जीरो से पहले यहां 5 है, 2 जीरो से 4, मतलब आंसर कौन हो गया? बिना गुना किए हुए आप आंसर को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है, अरे 2 जीरो हो गया, जो 2 जीरो से पहले 4 इकाई 4, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन आपका कितना है? ये होगा। ठीक है, दीपक कुमार ए, कौन सा किसका ए बताएं? हाँ ठीक है, ए हो जाएगा। आगे बताना है इसका आंसर। इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, 7 पॉइंट है तो ये प्लस 4 4 दिया हुआ है, तो यहां पे बटा में हम 4 लिख सकते हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं, यहां पे देखिए 7 और यहां पे प्लस 4/9 लिख सकते हैं। पॉइंट से पहले उसको प्लस में लिख सकते हैं। सात 3 10, 10 में से 2 चला गया तो कितना? 8। 4/9, 7/9, तो 11 बटा कितना? 9। 11/9 में से ये 5 चल जाएगा, तो 11 में से 5 मतलब ये 6/9, ये प्लस में, तो 9 9 72, 6 78/9 आंसर होगा। 20 का सही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी? आप जानते हैं मूलों की प्रकृति क्या होता है? अगर b4ac मतलब a² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये द्विघात समीकरण है। मूल क्या होगा इस बारे में? अगर ये 0 से छोटा होगा तो ये क्या होगा? काल्पनिक होगा। बराबर होगा तो वास्तविक होगा, और समान होगा। b² माइनस 4ac ये 0 से बड़ा होगा, तो हम कहेंगे वास्तविक होगा, रियल होगा, और असमान होगा, रूट। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, यहां पे हम b² करते हैं तो 6 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac निकालते हैं, क्या कंडीशन होता है? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a का मान √3 और c का मान -√3 है। गुना किए 36 माइनस माइनस प्लस 6 या 12, तो यहाँ पे 48 आया। 48 जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो जब 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि ये वास्तविक होगा, ये वास्तविक होगा और असमान भी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये आपका ए इसका सही उत्तर होगा, ए इसका सही उत्तर होगा। तो आप इसको याद रखेंगे, ये इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक इसमें सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही बहुलक कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा बार आपका आंसर ये होगा, ये सबसे ज्यादा बार आया है, 87 आपका बहुलक होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, अगला देखो यहां पे एक समचतुर्भुज, ए है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है यहाँ, और ये दोनों दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। ये D1 है और ये D2 है। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे हमको परिमाप भुजा, ये परिमाप निकालने के लिए पहले भुजा चाहिए। तो विकर्ण और परिमाप की जो रिलेशन होता है ये होता है D1 का स्क्वायर
और D2 का स्क्वायर और 4A स्क्वायर होता है। D1 का स्क्वायर, D1 का मान कितना है 5, 5 पचे 25, D2 का मान कितना है 12 12 100, तो ये आ जाएगा 169/4 और रूट आ जाएगा A, तो A बराबर हो जाएगा कितना 13/2। लेकिन हमको चाहिए किसका, इसका परिमाप चाहिए। तो परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4 यहां पे 4 गुना भुजा मतलब ये दिया हुआ 13/2, ये आ गया 26 सेंटीमीटर इसका परिमाप, 26 सेंटीमीटर। सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये याद रखना रिलेशन। ठीक है, समचतुर्भुज का आसन भुजाएं, आसन भुजाएं मतलब ये 3 के रेशो में, आसन भुजाएं मतलब एक ही भुजा पर जो रेस्ट दिया हुआ है। तो ये मानते हैं 3x और ये मानते हैं कितना, और आसन भुजाएं का योग होता है 180 डिग्री। 3x प्लस आसन भुजाएं का 180 डिग्री, या तो ये या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों, कितना होगा 180 डिग्री। तो 6 3 9, x का मान 20 डिग्री। तो छोटा वाला निकाला तो छोटा आ जाएगा 3 इंटू 20, 20 दिया 60 डिग्री, आंसर आ गया। सी इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, सी इसका क्या आएगा सही उत्तर आएगा। आगे देखो, यहां बोला गया है एक मीनार के शीर्ष की भूमि पर, एक मीनार के, ये मीनार है, इसके ये मीनार के शीर्ष के भूमि तक एक बिंदु है ए और एक बिंदु है, यहां से यहां तक दिया हुआ है आपका 25 और यहां से यहां तक दिया हुआ है कितना 16 मीटर, और दोनों का जो एंगल है वो एक दूसरे का पूरक है, मतलब ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अलग अलग बिंदुओं देखे जाने पर बनाने वाला यूनियन कौन का अनुपूरक है, अनुपूरक है। अनुपूरक मतलब होता है θ1 प्लस θ2 180 डिग्री। ठीक है, देखिए ये h होता है, यहां से देखिए अगर हम ये थीटा मानते हैं, tan थीटा मानते हैं, तो ये छोड़े, ये यहां से पूरा वाला देखो, तो h बटा बेस इस ट्रायंगल को देखते हैं, h बटा कितना 16, ये आ जाएगा कितना cot थीटा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 1 इंटू अगर हम 2 करते हैं मेरे भाई, cot थीटा और tan थीटा गुना होगा तो ये 1 हो जाएगा। यहां से h स्क्वायर हो जाएगा 25 गुना 16, तो यहां से h का मान क्या आएगा 5 4, तो 500 कितना आ गया 20। क्या कोई दिक्कत है तो बताएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक। अगला सवाल, अगला सवाल आपके देखेंगे, एक घनवाकार है, आप लोग अपने रूम को अगर देखते हैं, रूम को अगर आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा देखने के बाद ये पता चलेगा ये आपका क्या है छत, ये आपका छत है रूम का, और ये आपका दीवार है, ये सामने ये फ्रंट वाला दीवार, और ये आपका फ्रंट वाला दीवार, ये फ्रंट वाला दीवार। तो पहले चारों दीवारों का यहां पे बोला गया है 12 मीटर 8 मीटर 4 मीटर आपका ऊंचाई है, कमरे की छत सहित सभी चारों दीवारों पर पुताई करना है। कमरे का दीवार है, चारों तरफ पुताई करना है और छत को पुताई करना है, चारों दीवारों को और छत को पुताई करना है। तो पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का, तो हम लोग चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए
और प्लस छत का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h प्लस LB। ठीक है, h का मान दिया है कितना, 4। और यहां पे LB की मान दिया है, तो LB, तो L होगा ये और B ये होगा, H ये है दिया हुआ है। LB मतलब हो गया कितना, 12 8 20। LB का मान कितना आ गया, 20। S का मान कितना आ गया, छत का ये 12 है और चौड़ाई आपका 8 है, तो 12 8 96। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160, 160 और 90, 6 9 6 15, 256। अब 256 ये आया है आपका मीटर स्क्वायर। तो पुताई करने में खर्च, $256 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च होता है कितना, 5। 6 पंचे 30, 5 पच्चे 25, 8 5 दूनी 10, 1 12, 1280 रुपया खर्च होगा। ए इसका सही आंसर होगा। 1200 रुपया 80 खर्च होगा, 1280 खर्च होगा। ये आपका आंसर आ गया। टोटल कितना, 1280 रुपया, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 5 रुपया, और यहां पे निकालना इतना का रंगाई करना है। यदि 4% चीनी युक्त 8 लीटर विलियन है, 8 लीटर विलियन है, इसमें 4% बोला गया चीनी है। फिर बोला गया इसको उबालने पर 2 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाता है। तो पहले 8 था, अब 2 लीटर उड़ा दिया गया, मतलब अब कितना बचा, 6 लीटर। अब इसमें चीनी कितना परसेंट होगा, तो X%। यहां भी चीनी, एक बात बताइए, चीनी की मात्रा जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, सिर्फ पानी क्या हुआ, उड़ के चला गया। तो चीनी की मात्रा दोनों जगह आपका जो होगा वो सेम होगा। तो यहां से 3 दूनी 2 दूनी 8 दूनी 16 बटा 3% इक्वल टू X%। निकल गया कितना, 20 का सही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि चीनी आपका पहले भी उतना ही था, बाद में उतना ही है, सिर्फ वाष्पीकृत जो हुआ है आपका, पानी वाष्पीकृत हुआ है, पानी उड़ गया है, चीनी आपका ज्यों का त्यों था। 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्या का निकालना है। तो 0 1, 0 तो नहीं होगा, विषम संख्या निकालना, तो 1 3 5 7 डॉट 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 49 51। थोड़ा सा एक बात समझो, हम जैसे यहां पे कर रहे हैं कि 1 3 5, इसका एवरेज क्या आएगा, एवरेज आएगा 3। संख्या टोटल कितना है, 3। अगर एवरेज को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तिया कितना होता है, 9। देखिए इसको सभी को जोड़ेंगे तो क्या 9 आ रहा है, आ रहा है भाई, सभी को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9। मतलब एवरेज को संख्या से अगर गुना कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो इसका एवरेज पहले निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये आ जाएगा कितना, 52, मतलब 52 को 26 से एवरेज आ गया ये। अगर हम इसको योगफल चाहिए, एवरेज 26, बताइए 1 से 52 तक कितना संख्या होगा, 0 से लेकर 52 तक, 50 तक 25 और 1 26, ये आ जाएगा 26, मतलब ये आ गया 676। ये कितना है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। योगफल मतलब ये एवरेज है, एवरेज निकाल दिया, एवरेज को संख्या से गुना कर दिए तो योगफल आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका के बारे में बात किया तो माध्यिका के बारे में देख लेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है।
माध्यिका क्या करता है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है। सामने वाले भुजा को, ये जो मीडियन है, एडी आपका मीडियन है, ये आपका क्या है, माध्यिका है। ये आपका माध्यिका है। माध्यिका क्या करता है, सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, ये कह रखा है। तो देखो त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, सही बात है। त्रिभुज की केंद्रक, यहाँ पे माध्यिका आपके पास केंद्रक होता है जो कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोनों ही कथन आपका सत्य है। दोनों ही कथन आपका सत्य है। इसका आपका आंसर आ गया। यहां तक आपका जो सेट था टेक्नीशियन 3 का ग्रेड 3 का 17 नंबर सेट आपका मैथ्स का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अभी जस्ट आपके 1 से 2 मिनट के बाद आपका जीएस का आपका क्लास होगा, जीएस का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो थैंक यू मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू।